हेलो दोस्तों, मेरा नाम ईशेंदु है एंड वेलकम टू सिंपली क्रैक। दोस्तों, वीकली करंट अफेयर्स के सीरीज में हम लोग अप्रैल वीक 3 यानी 16 अप्रैल से लेके 24 अप्रैल के जितने भी करंट अफेयर्स हैं उनको एक एक करके देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं। हाल ही में अनावरण किया गया रामलला प्राण प्रतिष्ठा का 50 ग्राम रंगीन स्मारिका सिक्का किस धातु से बना है? Which metal is recently unveiled 50 ग्राम colored souvenir coin of रामलला प्राण प्रतिष्ठा made of? दोस्तों, इसका सही उत्तर है सिल्वर। आपको इसके बारे में थोड़ा और जान लो। जो निर्मला निर्मला सीतारमन जो हैं फाइनेंस मिनिस्टर, उनके द्वारा ये जारी किया गया है। ये 50 ग्राम कलर्ड सोवेनियर है जो कि सिल्वर कॉइन है बेसिकली, जो कि प्राण प्रतिष्ठा सेरेमनी को सेलिब्रेट करने के लिए ये निकाला गया है। और ये हमारे इंडिया के रिच कल्चरल एंड रिलीजियस हेरिटेज का प्रतीक है। इसके अलावा लॉर्ड बुद्ध यानी भगवान बुद्ध और ग्रेटर वन हॉर्न्ड राइनो एनिमल जो है, इस पे भी इसी तरीके का सोवेनियर कॉइन निकल चुका है। कुछ रामलला के बारे में भी आप जान लीजिए। ये 51 इंच की स्टैचू है यानी कि मूर्ति है। और ये जो टेम्पल है वो बेसिकली नागरा स्टाइल है। क्या होता है ये? तो देखो, ऐसा है, जो तीन तरीके के टेम्पल समझ लो हमारे यहाँ देखने को मिलते हैं। पहला है नागरा स्टाइल, जो कि नॉर्थ इंडिया में देखने को मिलेगा। इस शेप का जो टेम्पल होता है ना, ये नागर स्टाइल होता है। साउथ इंडिया में आपको द्रविडियन स्टाइल होता है, जिसमें गोपुरम और जो प्रदक्षिणा पथ होता है, मतलब जहाँ पे आप मंदिर के गोल गोल घूमते हैं, वो उसी तरीके से एक सिमिलर वे में डिजाइन किया गया टेम्पल है, जो द्रविडियन आर्किटेक्चर को शो करता है। और कहीं कहीं आपको इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी देखने को मिलता है। इनाग्रेशन की बात कर लेते हैं तो अयोध्या में जो टेम्पल है राम मंदिर, उसका इनाग्रेशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। टेम्पल का डिजाइन जो है वो चंद्रकांत सोमपुरा रवि के द्वारा किया गया था। और कंस्ट्रक्शन जो है वो लार्सन एंड ट्यूब्रो के द्वारा किया गया। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है, जो आइडल जो रामलला का है वो अरुण योगीराज जो कि कर्नाटका के हैं, उनके द्वारा ये बनाया गया रामलला की मूर्ति। अरुण योगीराज एक और चीज के लिए फेमस हुए थे हाल ही में। वो था जब इंडिया गेट के पास जो वॉर मेमोरियल है, वहां पे आपको अमर जवान ज्योति को हटा के को जब शिफ्ट कर दिया गया था, तो अमर जवान ज्योति का के प्लेस पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की स्टैचू बनाई गई थी। वो भी अरुण योगीराज जी ने ही बनाया था। अगला सवाल है, ली हाइसियन लुंग इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ व्हिच कंट्री हु हैज अनाउंस्ड टू रिजाइन फ्रॉम हिज पोस्ट? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है सिंगापुर। इनके बारे में भी थोड़ा सा समझ लो, जो इन्होंने अपनी 20 साल सेवा दी। ठीक है। और सिंगापुर की बात कर लेते हैं तो वहां के प्रेसिडेंट हुए थर्मन संगमुगारटनम। बड़ा टेढ़ा नाम है। उसका करेंसी सिंगापुरियन डॉलर वहां पे है। दोस्तों, सिंगापुर का लोकेशन देख लो। ये है हमारा भारत, और सिंगापुर ये रहा। यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ मलक्का है, और सिंगापुर ये रहा। फिर आता है पहला बैसाख इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट्स? फेस्टिवल्स की बात करें तो ये पहला बैसाख जो है, जैसा कि आपको नाम से ही लग गया होगा, ये थोड़ा सा बंगाली टच वाला नाम है, तो इसका सही उत्तर है वेस्ट बंगाल। दोस्तों, पहला बैसाख जो है ये न्यू ईयर डे है। न्यू ईयर डे हमारे यहाँ तीन तरीके से मनाए जाते हैं, जो बेसिकली कैलेंडर किस तरीके का बना हुआ है उस पर डिपेंड करता है। एक होता है लूनर कैलेंडर, एक होता है सोलर कैलेंडर, और एक होता है ल्यूनी सोलर कैलेंडर। और इसी के बेसिस पे न्यू ईयर डिसाइड होता है। दोस्तों, फेयर्स एंड फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया का एक पार्ट है न्यू ईयर सेलिब्रेशन इन इंडिया, जिसपे 12 मिनट की एक वीडियो डली है इस चैनल पे। वो जाके आप जरूर देखना, क्योंकि वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। उसमें हमारे देश में जितने भी न्यू ईयर्स हैं उसको अच्छे से कवर किया गया है थ्रू इंटरेक्टिव मैप, जो आपको जानना काफी जरूरी है, क्योंकि एसएससी में या फिर और भी किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में उस पर सवाल आते हैं। ठीक है। तो बेसिकली पहला बैसाख कौन से कैलेंडर पे बेस्ड है? तो ये है ल्यूनी सोलर बंगाली कैलेंडर पे बेस्ड। ठीक है। और कब मनाया जाता है? तो या तो अप्रैल 14 को या फिर 15 को। पहला का मतलब होता है फर्स्ट, बैसाख जो होता है वो बेसिकली बंगाली फर्स्ट मंथ को कहा जाता है। ठीक है। वेस्ट बंगाल के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। बंगाल का नाम पड़ा एंशियंट किंगडम, वहां पे वंगा और बंगा थी, वहां से ये नाम पड़ा। और जो अभी का जो आप मॉडर्न नेपाल देख रहे हैं, तो उससे पहले हमारा जब देश आजाद हुआ था, तो एक तरीके से 1950 के बाद से रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था स्टेट्स का। तो 1 नवंबर 1956 में बंगाल जो है वो एग्जिस्टेंस में आया। फोर्थ मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट है आफ्टर उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे आता है, उसके बाद महाराष्ट्र और फिर बिहार। और इंटरनेशनल बाउंड्री ये देखो, जैसा कि मैप है, यहाँ पे आपको लग रही है भूटान के साथ। यहाँ पे भूटान है, फिर बांग्लादेश के साथ
मैप में भी देखते रहना, बांग्लादेश और ऊपर में नेपाल है, वो भी बाउंड्री इसके साथ शेयर करता है। ठीक है, और स्टेट बाउंड्री की बात करें तो आप ये समझो इसके ठीक ऊपर सिक्किम है, फिर बगल में आसाम है, ये रहा आसाम, फिर ओडिशा नीचे हो गया। पहले बंगाल, बिहार, उड़ीसा ये तीनों एक ही हुआ करते थे। फिर 1936 में उड़ीसा अलग हो गया, उससे पहले बिहार हो गया था। ठीक है, फिर नीचे झारखंड है, फिर बिहार है, और ये एरिया वाइज 14th लार्जेस्ट स्टेट कहा जाता है। चीफ मिनिस्टर पहले हुआ करते थे प्रफुल्ल चंद्र घोष, और अभी के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो ममता बनर्जी हैं। गवर्नर हैं वहां पे सीवी आनंद बोस। इससे पहले जो गवर्नर थे जयदीप धनखड़, वो अभी हमारे यहाँ वाइस प्रेसिडेंट बन गए हैं ना। तो उसके बाद से सीवी आनंद बोस ने कार्यभार संभाला एज अ गवर्नर ऑफ बंगाल। कैपिटल कोलकाता। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, इन द फिस्कल ईयर 2023-24 हाउ मच रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी डिड इंडिया एड सेटिंग अ न्यू रिकॉर्ड। दोस्तों अब आपको यहाँ पे आंकड़े देखने पड़ेंगे, तो इसका सही उत्तर है 18.48 गीगावाट। अब क्या है ये समझो, देखो ऐसा है, जो 18.48 गीगावाट रिन्यूएबल कैपेसिटी ऐड हुई है, जो कि 21% प्रीवियस ईयर से ज्यादा है। अब ये समझो जो ये 21% ज्यादा है, तो क्या प्रीवियस ईयर में तो बहुत कम रहा होगा ना, अराउंड कितना रहा होगा, 16 समथिंग। ठीक है, तो टोटल रिन्यूएबल कैपेसिटी जो है हमारे भारत का है 143.64 गीगावाट है। ठीक है, और हम लोग 500 गीगावाट का टारगेट रखें 2023 का, 2030 का। तो कभी कभी ये सवाल आपको डायरेक्टली पूछ जाएगा, तो आपको यहाँ पे दिमाग में रखना है। अब आप मुझे ये बताओ, जो 2030 का हमने टारगेट रखा है 500 गीगावाट, और अभी हमारा कैपेसिटी है, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है 143 का। ठीक है, और अभी हमने ऐड कितना किया है, पर ईयर ऐड कर रहे हैं, आप समझो। ठीक है, यहाँ पे 2023-24 में हम लोग मात्र 19 कह लो 18.48 गीगावाट ऐड किया है। ठीक है, तो क्या लगता है जो इस रफ्तार से हम लोग 500 गीगावाट रीच कर पाएंगे? एक्चुअली में बहुत मुश्किल है, लेकिन ये सारी चीजें एक्सपोनेंशियली काम करती हैं। तो जैसे जैसे हमारा कंट्री डेवलप होता जाएगा, हम लोग इस पे रिन्यूएबल एनर्जी पे ज्यादा काम करते जाएंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग का टारगेट जो होना चाहिए वो 50 गीगावाट पर ईयर होना चाहिए। ठीक है, ताकि हम लोग इस आंकड़े तक पहुंच पाए। फिर गुजरात और राजस्थान जो है वहां पे आपको लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी देखने को मिलेगा, यानी कि 27 गीगावाट ईच। यूनियन पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर हुए आर के सिंह जी, ये बिहार के आरा डिस्ट्रिक्ट से आते हैं। हु वॉज रिसेंटली नेम्ड साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर बाय हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। हाल ही में हार्वर्ड विश्वविद्यालय द्वारा दक्षिण एशियाई व्यक्ति ऑफ द ईयर नामित किया गया किनको? तो इसका सही उत्तर है अवंतिका वंदनापू, जो कि आप फोटोग्राफ में देख सकते हैं। इंडियन अमेरिकन एक्टर हैं ये, एंड मीन गर्ल्स एक सीरीज आई थी, उसकी स्टार हैं अवंतिका वंदनापू। इनको साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर बाय हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का अवार्ड मिला है। ठीक है, who defeated Casper Ruud to win the Monte Carlo Masters for the third time in favor of इन टाइम ऑफ 4 years। 4 साल में तीसरी बार मोंटे कार्लो मास्टर्स जीतने के लिए कैस्पर रूड को किसने हराया? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है स्टेफेनोस सिसिपास। नाम थोड़ा सा यूनिक है क्योंकि ये ग्रीक नेम है, क्योंकि ये ग्रीस से आती हैं। स्टेफेनोस सिसिपास हैज स्वेप्ट aside Casper Ruud to win a Monte Carlo Masters for the third time for 4 years. Stefanos Tsitsipas is a Greek professional tennis players, और इनको रैंक 3 मिला है किसके द्वारा? एटीपी, जैसा आपने सुना होगा, एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स, विच ही फर्स्ट अचीव्ड इन 2021, और इन्होंने 11 एटीपी सिंगल टाइटल्स जीता है। इसकी बात करें तो नोवाक जोकोविक जो है उन्होंने रोजर फेडरर का रिकॉर्ड तोड़ा है, और ओल्डेस्ट नंबर 1 प्लेयर अब बन के आ गए हैं नोवाक जोकोविच, ये भी आपको पता होना चाहिए। When is the World Art Day celebrated every year? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 15th of April को हम लोग आर्ट डे मनाते हैं। आर्ट डे क्या है? ऐसा है, जो लियोनार्डो द विंसी थे उनके जन्मदिन के रूप में हम लोग वर्ल्ड आर्ट डे मनाते हैं, और इनका वन ऑफ द फाइनेस्ट वर्क है मोनालिसा। वैसे लियोनार्डो द विंसी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। ये थोड़ा हिंदी टफ हो गया, लेकिन मैं आपको बता दूं, जो ये व्यक्ति जो थे लियोनार्डो द विंसी, ये आपको समझो इनको बहुत कुछ आता था। ठीक है, तो फिर आर्ट डे लियोनार्डो डा विंसी के नाम पे मनाया जाता था। इनकी फेमस पेंटिंग मोनालिसा थी। इस बार का थीम क्या है? अ गार्डन ऑफ एक्सप्रेशन कल्टिवेटिंग कम्युनिटी
थ्रू आर्ट। तो वर्ल्ड आर्ट डे कब मनाते हैं? 15 अप्रैल। किस लिए? तो लियोनार्डो डा विंसी के जन्मदिन के रूप में। हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू हिट द 500 सिक्सेस इन टी20 क्रिकेट? टी20 क्रिकेट में 500 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है रोहित शर्मा। इंडिया एंड मुंबई इंडियंस स्टार बैटर रोहित शर्मा बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू स्मैश 500 सिक्सेस इन टी20 क्रिकेट। और इन्होंने ये जो माइलस्टोन हासिल किया है ये इंडियन प्रीमियर लीग में चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ हासिल किया है। कहाँ पे? तो वानखेड़े स्टेडियम में। और वैसे जब छक्कों की बात करें टी20 क्रिकेट में तो क्रिस गेल ने 1056 छक्के मारे हैं 455 इनिंग्स में। उसके बाद कैरन पोलार्ड हैं 866 इन 586 इनिंग्स। और एंड्रे रसल जो है वो 678 सिक्सेस 420 इनिंग्स में इन्होंने लगाया है। To which country did General Manoj Pandey depart on a visit for bilateral defense talks and to witness a military exercise? जनरल मनोज पांडे द्विपक्षीय रक्षा वार्ता के लिए एक सैन्य अभ्यास देखने के लिए किस देश की यात्रा पर रवाना हुए? दोस्तों इसका सही उत्तर है उज्बेकिस्तान। पिछले वीक्स के करंट अफेयर्स में भी हमने इसका जिक्र किया था। मैं आपको बताऊंगा क्या एक्चुअली में हमने जिक्र किया था। तो आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे जो हैं उन्होंने 4 दिन का विजिट रखा है उज्बेकिस्तान के लिए। किस लिए? तो डिफेंस कोऑपरेशन के लिए। और मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम है डस्ट लिक, जो हमने आपको पिछले वाले मॉड्यूल में बताया था, पिछले वाले करंट अफेयर्स में बताया था। और आपको ये भी बताया था जो डस्ट अब उज्बेकिस्तान सेंट्रल एशिया में पड़ता है और वहाँ पर डस्ट बहुत ही ज़्यादा उड़ती है। और यू जो है ना इससे आप उज्बेकिस्तान याद रख सकते हो। उसके बाद उज्बेकिस्तान का जो है वो पहले सोवियत यूनियन का पार्ट हुआ करता था, सोवियत रिपब्लिक का पार्ट हुआ करता था। कैपिटल इसका ताशकेंट है। ताशकेंट बड़ा ही फेमस नाम है दोस्तों। और हमारे साथ इसका जुड़ाव ज़्यादा है क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री जो हमारे प्रधानमंत्री हुआ करते थे उनका देहांत यहीं पे हुआ था, यहीं से निकले थे तो देहांत हो गया था इनका। करेंसी की बात करें तो उज्बेकिस्तानी सोम। लैंग्वेज जो वहाँ पे है उज्बेक है। और प्रेसिडेंट हुए शफकत मिर्जियोयेविज़। प्राइम मिनिस्टर अब्दुल्ला एरीपोव। दोस्तों उज्बेकिस्तान का लोकेशन देख लो, देखो ये है हमारा कंट्री, ठीक है। इसके ऊपर में तजाकिस्तान, ठीक है। ये रहा पाकिस्तान का पार्ट, इसके ठीक ऊपर में ताज के रूप में तजाकिस्तान और इसके ठीक ऊपर में उज्बेकिस्तान और इसके ऊपर में कजाकिस्तान। और यहाँ पे किर्गिस्तान है और यहाँ पे तुर्कमेनिस्तान। ये सारे सेंट्रल एशिया के पार्ट है, ठीक है। और ये कैस्पियन सी है। Who is the MD of International Monetary Fund who has been elected for the second 5-year term? ये आपको पता होना चाहिए, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। इसका सही उत्तर है क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा। कभी कभी जब टर्म बढ़ जाता है 5 ईयर से सीधे सेकेंड टर्म में चले जाते हैं तो थोड़ा सा एग्जाम के लिए आसान होता है क्योंकि आपको ज़्यादा याद नहीं करना पड़ता क्योंकि आप उससे पहले तो याद किए ही होगे ना। तो क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा, इनके बारे में थोड़ा सा और जान लो। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है उन्होंने रीअपॉइंट किया है क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा को एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर सेकेंड 5-ईयर टर्म के लिए, जो कि 1 अक्टूबर 2024 से स्टार्ट होगा। ये बुल्गारिया की हैं और इन्होंने 2019 से आईएमएफ में अपनी सेवा दी है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में जान लो। ऐसा है जो ये जुलाई 1944 में आया था, एस्टेब्लिशमेंट हुआ था इसका। दोस्तों आपको बता दें जब वर्ल्ड वॉर हुआ था तो उसके बाद भीषण तबाही हुई थी। उसी तबाही के बाद से एक तरीके से रिकंस्ट्रक्शन वगैरह फिर से स्टार्ट हुआ था और एक तरीके से वर्ल्ड ऑर्डर फिर से बनना शुरू हुआ था। तो उसी का पार्ट इसको मान लो, वर्ल्ड बैंक भी हो गया, आईएमएफ भी हो गया, ठीक है। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी यूनाइटेड स्टेट्स में है। टोटल मेंबर कंट्रीज 190 हैं। इंडिया टुक इट्स मेंबरशिप्स ओनली ऑन 27 दिसंबर 1945। तो अगर आपके पास सवाल आए जो इंडिया का आईएमएफ मेंबरशिप कब हुआ था तो 27 दिसंबर 1945। बेसिकली ईयर पे फोकस ज़्यादा करना। मैनेजिंग डायरेक्टर की बात करें तो क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा यूरोपियन यूनियन से हैं, आती हैं ये, बुल्गारिया जैसा कि हम लोगों ने देखा। फर्स्ट मैनेजिंग डायरेक्टर कैमली गट बेल्जियम। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स जान लो आईएमएफ पे क्योंकि जिस पे सवाल आते हैं। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जो है वो आईएमएफ जारी करता है, इसका इंडियन वर्जन आरबीआई जारी करता है। और वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो है दोस्तों अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें, उनको लगता है कि जो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम करता होगा, नहीं दोस्तों ये आईएमएफ करता है। इससे सवाल आते हैं, अक्सर लोग एग्जाम में गलत भी करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए डब्ल्यूईओ इज रिलीज्ड बाय आईएमएफ, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। इस पे बहुत ज्यादा सवाल आए हुए हैं। What is the rank of Delhi airport in the list of world busiest airports? दुनिया के व्यस्तम हवाई अड्डों की सूची में दिल्ली हवाई अड्डे का रैंक क्या है? दोस्तों इसका रैंक है 10th।
हम लोग ये देखते हैं, जो ऐसा है, जो एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल जो है, उन्होंने ये रिपोर्ट जारी की है। अमेरिका का जो हार्टफील्ड जैक्सन अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये लिस्ट में प्रथम स्थान हासिल करता है। दिल्ली एयरपोर्ट हमारे यहाँ 10th बिजिएस्ट एयरपोर्ट माना जाता है। ठीक है। विच इज द फर्स्ट स्टेडियम इन इंडिया टू यूज द हाइब्रिड पिच टेक्नोलॉजी। हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग करने वाला भारत का पहला स्टेडियम कौन सा है? दोस्तों, कुछ भी अगर भारत का पहला बने ना, फर्स्ट, तो वो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है धर्मशाला। और इसके बारे में थोड़ा सा और आप जान लो। ऐसा है, जो हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन है, वो हमेशा से कुछ नए प्रयोग करता रहा है, और इसी में उन्होंने हाइब्रिड पिच टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शुरू किया है। और ये फर्स्ट एवर हाइब्रिड पिच इंस्टॉलेशन है धर्मशाला में। और हाइब्रिड पिच होता क्या है? तो जैसे जो घास है ना, ठीक है, इसी के साथ कुछ सिंथेटिक वगैरह मिला के जो पिच तैयार किया जाता है, उसी को हाइब्रिड पिच कहते हैं। और ये द हिंदू में भी आपको ये छपा हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हो, धर्मशाला टू गेट इंडियाज फर्स्ट हाइब्रिड पिच, द यूनिवर्सल मशीन used in Dharamsala for hybrid pitch will be taken to Ahmedabad and Mumbai to create further such pitches। अब ये मुंबई और अहमदाबाद में भी यही सारी चीजें इस्तेमाल की जाएंगी। ठीक है। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द सैटेनिक वर्सेस? द सैटेनिक वर्सेस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका उत्तर है सलमान रुश्दी। यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हो, एक ब्लैक कलर का गॉगल है, एक व्हाइट कलर का गॉगल है। क्यों है ऐसा? है जो इसके पीछे में बड़ी इंपॉर्टेंट कहानी है। उससे पहले आप समझो ये द सैटेनिक वर्सेस की कहानी क्या है, और ये सवाल आपको करंट अफेयर्स में देखने को क्यों मिल रहा है। इसका उत्तर ये है, उससे पहले आप ये समझो, जो सलमान रुश्दी की एक किताब आई है, उसका नाम है नाइफ। तो दो सवाल आप याद रखना। ठीक है। सवाल क्या मतलब, दो चीजें याद रखना। एक है द सैटेनिक वर्सेस किसके द्वारा लिखी गई है, और नाइफ किसके द्वारा लिखी गई है। तो बेसिकली नाइफ नई किताब है जो कि सलमान रुश्दी के द्वारा लिखी गई थी, और इस नाइफ में इन्होंने जिक्र किया है जब इन पे 2022 में इसके ऊपर में हमला हुआ था। इनके ऊपर में किस लिए हमला हुआ था? तो ऐसा है, जो 1988 1988 में इन्होंने एक नॉवेल लिखा द सैटेनिक वर्सेस। ठीक है। जिसको ईरान के सुप्रीम लीडर अयतोया खोमानी जो थे, उनके द्वारा कहा गया, जो ये एक तरीके से ब्लास्फेमी है। कहने का मतलब राष्ट्र के प्रति एक तरीके का द्रोह है, एक तरीके का धर्म के प्रति अपमान है। और इसी के कारण क्या हुआ था, जब ये न्यूयॉर्क में थे तो इनके ऊपर में किसी व्यक्ति ने चाकू से हमला कर दिया था, और इसके कारण इनको अपनी एक आंख गंवानी पड़ी थी। ठीक है। और इसी को याद करते हुए इन्होंने किताब लिखी नाइफ। ठीक है। अब आप लिंक कर सकते हो। और सलमान रुश्दी बहुत ही फेमस ऑथर हैं, और बुकर प्राइज भी मिला हुआ है इनको। किस चीज के लिए? मिडनाइट चिल्ड्रन। तो आपको सैटेनिक वर्सेस, नाइफ, मिडनाइट चिल्ड्रन, शेम, द मूड्स लास्ट साई, ये सारी किताब इनके हैं। इनको आपको याद करना ही पड़ेगा। हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में अक्सर ये दिखने को मिल ही जाते हैं। ठीक है। तो कौन कौन सी किताबें एक बार देख लो। सबसे इंपॉर्टेंट है सैटेनिक वर्सेस, हाल ही में बुक आई है नाइफ। उसके बाद बुकर प्राइज इनको मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए मिला है, और सेम द लास्ट मोड, द मूड्स लास्ट साई भी इन्हीं की किताबें हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ स्पेस इंडिया? स्पेस इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है संजना संघी। कौन है संजना संघी? तो ऐसा है, जो ये बॉलीवुड स्टार हैं और यूएनडीपी यूथ चैंपियन भी हैं। कहाँ ये गोल्ड मेडलिस्ट रह चुकी हैं? लेडी श्री राम कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में। अभी तक तो शायद नहीं पहचान पाओगे, लेकिन अभी थोड़ी देर में पहचान जाओगे जब इनके बारे में बताऊंगा। तो उससे पहले समझ लो स्पेस इंडिया क्या है। तो स्पेस इंडिया जो है, वो रजिस्टर्ड स्पेस ट्यूटर है इसरो के लिए, जो कि 2001 में अस्तित्व में आया, और ये स्पेस के बारे में बताते हैं। ठीक है। इसरो की जो मिशन है उसके बारे में ये बताते हैं। स्पेस इंडिया के को फाउंडर हैं शालिनी भांभा, और मैनेजिंग डायरेक्टर हो गए शिवम गुप्ता एंड मितुल जैन। अब आते हैं संजना संघी के बारे में। आप इनको अभी तक तो शायद नहीं पहचान पा रहे होगे, लेकिन अब पहचान जाओगे। ठीक है। ये हैं, आपने रॉकस्टार मूवी देखी होगी, तो एक बच्ची देखी होगी आपने, जो जो नरगिस फाकरी शायद, हाँ, उसी की बहन होती है ये। तो यही है संजना सांगी। ठीक है।
हु हैज बीन अवॉर्डेड एज जॉन डर्क अवार्ड। जॉन डर्क अवार्ड किनको मिला है, तो इन महिला को मिला है, इनका नाम है गगनदीप कांग। इनके बारे में थोड़ा सा और जान लो। ऐसा है, जो गगनदीप कांग जो हैं इनको जॉन डर्क अवार्ड मिला है, और ये ग्लोबल हेल्थ डायरेक्टर एट द बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन है। ठीक है, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन जो है बिल गेट्स और उनकी पत्नी मेलिंडा गेट्स के द्वारा चलाया जाता है। जॉन डर्क प्राइज इज अवार्डेड फॉर द फील्ड अवार्डेड इन द फील्ड ऑफ ग्लोबल हेल्थ, और ये पहली ऐसी भारतीय महिला थी जिनको ये अवार्ड मिला है, जॉन डर्क अवार्ड। हु हैज बीन ऑनर्ड विद लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड। देखो दोस्तों, ऐसा है, जो यहाँ पे दो अवार्ड हैं, एक है लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड, एक है दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड। ठीक है, तो जब लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड की बात करेंगे तो अमिताभ बच्चन इसका सही उत्तर है। अमिताभ बच्चन को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार मिलेगा, और किसके लिए, तो नेशन एंड सोसाइटी में कोऑपरेशन के लिए। और ये अवार्ड म्यूजिक, सिनेमा, सोशल सर्विस एंड लिटरेचर के फील्ड में दिया जाता है। प्रधानमंत्री मोदी पहले रिसिपिएंट थे, उसके बाद आशा भोसले को मिला था। लता मंगेशकर और आशा भोसले दोनों भिंडी बाजार घराने से बिलोंग करती हैं, और इस पे सवाल बहुत ही आते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में जब आर्ट एंड कल्चर की बात होती है। और हमारी स्टैटिक जीके की कोर्स चल रही है, उसमें ये सब चीज़ों को हमने बड़े ही अच्छे से कवर करा है, और निमोनिक्स से सारी चीज़ें याद कराई हैं, विजुअलाइजेशन टेक्निक से सारी चीज़ें याद कराई हैं, उसी चीज़ से मुझे भी याद है, बस इतना समझो। ठीक है, ए आर रहमान को मास्टर दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार मिला है। ठीक है, तो लेट दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किनको मिला है, लता, सॉरी लेट कह रहा हूं मैं, लता दीनानाथ पुरस्कार मंगेशकर पुरस्कार किनको मिला है, अमिताभ बच्चन, और दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किनको मिला है, ए आर रहमान। दोनों नाम आपको पता होना चाहिए। ये भी पता होना चाहिए, जो लता मंगेशकर और आशा भोसले दोनों भिंडी बाजार घराने से बिलोंग करते हैं। हु हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री टू इंट्रोड्यूस अ वैक्सीन फॉर मेनिंजाइटिस। दोस्तों, वैक्सीन आजकल बहुत ही ज़्यादा चर्चा में है, आने वाली वीक में भी आपको वैक्सीन पे जिक्र होगा, क्योंकि न्यूज़ उसी हिसाब से बनते हुए आए हैं। तो दोस्तों, मेनिंजाइटिस के लिए टीका पेश करने वाला पहला देश बन गया है नाइजीरिया। इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। नाइजीरिया जो है, उसने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के रिकमेंडेशन पे मेन 5CV सवाल आएंगे तो इस पे आएंगे। ठीक है, इस तरीके से आने के चांसेस बड़े कम हैं, इस पे इस तरीके से आने के सवाल ज़्यादा हैं। मेन 5CV, मेन 5, ये क्या है, किसने इसको अप्रूव किया है, और ये पहला कंट्री कौन सा है जो स्टार्ट किया है, वो सवाल आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं। मेनिंजाइटिस होता क्या है, तो बेसिकली ये दिमाग में एक तरीके का सूजन हो जाता है, दिमाग में और स्पाइनल कॉर्ड में। ठीक है, और ये सूजन किस कारण से होता है, तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं सूजन के। बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, वायरस भी हो सकते हैं, फंगस भी हो सकते हैं, पैरासाइट भी हो सकते हैं। अब ये सारे जो हैं, ये एक तरीके से कम्युनिकेबल, आप समझो होस्ट हैं, एक तरीके से ये चीज़ों को कैरी करके चलते हैं, है ना। होस्ट तो ह्यूमन बॉडी हो गया बेसिकली, तो ये तो कैरियर है ना। तो फिर इन्फेक्शन जो है वो पर्सन टू पर्सन फैलता है, तो इसको भी आपको दिमाग में रखना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड है मेन 5CV, मेन 5, जो कि बेसिकली मेनिंजाइटिस के लिए है। ठीक है, खेलो इंडिया एनटीपीसी राष्ट्रीय रैंकिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता में रजत पदक किसको मिला। हु वॉन द सिल्वर मेडल इन द खेलो इंडिया एनटीपीसी नेशनल रैंकिंग आर्चरी कंपटीशन। तो इसका सही उत्तर है शीतल देवी। आपके पास ये भी सवाल आ सकता है, जो इसमें से कौन से आर्चरी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, और एशियन पैरा गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट शीतल देवी हैं, जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता है खेलो इंडिया एनटीपीसी नेशनल रैंकिंग आर्चरी चैंपियनशिप में। और गोल्ड किसने जीता है, ये भी सवाल आ सकता है। तो गोल्ड जीता है एकता रानी ने। ठीक है, और शीतल को अर्जुन अवार्ड भी मिला हुआ है, और 2 गोल्ड इन्होंने जीता था होंगजू एशियन पैरा गेम्स अर्लियर में, और इसीलिए उनको अर्जुन अवार्ड भी मिला था। और एकता रानी जो है, इनको गोल्ड मेडल मिला हुआ है इस वाले इवेंट में, यानी एनटीपीसी नेशनल रैंकिंग आर्चरी चैंपियनशिप में। तो ये सारी चीज़ें आपको दिमाग में रखनी पड़ेंगी। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बारे में थोड़ा सा जान लो, इसलिए क्योंकि इससे भी कभी कभी सवाल देखने को मिल जाते हैं। ये इंडिया का लार्जेस्ट पावर कंपनी है, और सेंट्रल पब्लिक सेक्टर पीएसयू, ऐसे पीएसयू जैसा कि आपको लग गया होगा। इस्टेब्लिशमेंट इसकी 1975 में है, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, और ये महारत्ना कंपनी है। कंपनी को आपको उसके औकात के हिसाब से 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, महारत्ना, मिनी रत्ना, नवरत्ना। इसमें ये सबसे बड़ा है महारत्ना। ठीक है, और चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं गुरदीप सिंह।
Where was the 23rd सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस परमानेंट फोरम फॉर इंडिजीनियस इश्यूज हेल्ड? स्वदेशी मुद्दों पे संयुक्त राष्ट्र स्थायी मंच का 23वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया? तो दोस्तों ये न्यूयॉर्क में आयोजित किया गया था। क्या है ये समझ लो। जो आपको ये जो है 2000 में फॉर्म हुआ था, और ये एडवाइजरी बॉडी है इकोसॉक का। इकोसॉक क्या होता है? ये यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इसको कहते हैं इकोसॉक। इससे भी सवाल आते हैं तो आपको बस दिमाग में रखना है। अहमद अब्दुल्लाह अल अहमद अल सबह हैज बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर विच कंट्री? कुवैत। ठीक है दोस्तों, ये कुवैत के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। कुवैत के बारे में भी थोड़ा सा जान लो। ये कु, कुवैत के जो एमिर हैं उन्होंने अपॉइंट किया है शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबह एज न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ कुवैत। ठीक है, और जो पहले कौन थे? तो शेख मोहम्मद सबह अल सलेम अल सबह। तो नाम आपको थोड़े से सिमिलर लग रहे होंगे पहले वाले और अभी वाले में, है ना। कुवैत कहाँ पे है? तो वेस्ट एशिया में है। कैपिटल कुवैतियन सिटी है। करेंसी कुवैती दिनार। एमिरेट्स ऑफ कुवैत के बारे में थोड़ा सा आप जान लो। अरब कंट्री है, अरेबियन पेनिनसुला में यहाँ पे लोकेटेड है। पर्शियन गल्फ ये रहा। और एमिरेट ऑफ कुवैत जो है ये आपको अल सब फैमिली के द्वारा फाउंड किया गया था। और बेसिकली चारों तरफ डेजर्ट है, कोई परमानेंट रिवर नहीं है, कोई लेक नहीं है, यही है और कुछ नहीं है। और दिनार चलता है, बस ये याद रखना, कुवैतियन दिनार। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड हीमोफीलिया डे? उससे पहले आप समझो हीमोफीलिया होता क्या है। जैसा कि आप वर्ड यहाँ पे देख सकते हो, हीमोफीलिया, दो वर्ड है, इसी के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। हेमो आया हुआ है HAEMO, हेमो, इसका मतलब हो गया ब्लड, रिलेटेड टू ब्लड। फीलिया मतलब लव। वन हु लव्स टू ब्लीड, कहने का मतलब किसी भी व्यक्ति में इतना खून निकले और वो रुके ना। होता है ना, जब आपको कुछ कटवट जाता है तो ब्लड क्लॉट हो जाता है, ताकि आपको टू प्रिवेंट द ब्लड लॉस, इसके लिए ब्लड क्लॉटिंग होती है ना। जिनको हीमोफीलिया होता है वो उसमें ब्लड लॉस कंटिन्यू होता रहता है और वो ब्लड क्लॉट नहीं होता है। तो एक तरीके की ये बीमारी है हीमोफीलिया, और बहुत सारे लोग इससे ग्रसित हैं। और इसका जो थीम है इस बार वो है इक्विटेबल एक्सेस फॉर ऑल, रिकॉग्नाइजिंग ऑल ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स। ठीक है, तो इसको आपको दिमाग में रखना है। और ये मनाते कब हैं वो समझो। ये मनाते हैं अप्रैल 17 को, वर्ल्ड हीमोफीलिया डे। हीमोफीलिया क्या होता है मैंने आपको बता दिया, जिसमें एक किसी भी व्यक्ति का ब्लड क्लॉट ना हो, खून रुके ना, रक्त स्त्राव कंटिन्यू होता रहे। ठीक है, तो यही आपको दिमाग में रखना है। और ये 1989 में वर्ल्ड हीमोफीलिया डे रखा गया था। किसके द्वारा? तो वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया, WFH। प्रोबा 3 मिशन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, विच विल बी लॉन्च्ड अब्रॉड। इसरोज PSLV इज एसोसिएटेड विद विच स्पेस एजेंसी? प्रोबा 3 मिशन जिसे इसरो के PSLV पर लॉन्च किया जाएगा, किस अंतरिक्ष एजेंसी से जुड़ा हुआ है? दोस्तों इसका सही उत्तर है ESA। ठीक है, ESA यानी कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी। तो इसरो क्या कर रहा है ना, अपना लॉन्च लॉन्च करने के लिए इसको दे रहा है। किसको? तो प्रोबा 3 को हम लोग लॉन्च करेंगे PSLV से, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से हम लोग इसको लॉन्च करेंगे। और प्रोबा 3 क्या है? तो प्रोजेक्ट ऑन बोर्ड ऑटोनॉमी। कभी कभी फुल फॉर्म को लेके भी सवाल आ सकते हैं, तो इसको दिमाग में रखना। और ये काम क्या करेगा? ये काम करेगा सूरज को के बारे में ये स्टडी करेगा जाके। और कब लॉन्च होगा? तो सितंबर में लॉन्च होगा। कहाँ से लॉन्च होगा? तो श्रीहरिकोटा, एक एकमात्र डेस्टिनेशन है। और इसरो का जो PSLV एक्सेल रॉकेट है, एक्स्ट्रा लार्ज रॉकेट, उससे लॉन्च किया जाएगा। और यूरोप जो है उनका एक एरियन स्पेस लॉन्चर था, वो आपको रिटायर हो गया। उसके बाद इन्होंने PSLV का, इसरो के PSLV का सहारा लिया है। किसने? तो ESA ने। तो ये आपको दिमाग में रखना है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, प्रोबा 3 नाम याद रखना है। सन को स्टडी करेगा, प्रोजेक्ट ऑन बोर्ड, प्रोजेक्ट फॉर ऑन बोर्ड ऑटोनॉमी। ठीक है, ESA के द्वारा। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी जान लेते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल ये बनते हैं, जो ये स्टैब्लिश कब हुआ था? तो 1969 में। ठीक है, 15 अगस्त 1969। तो है ना इंपॉर्टेंट डे। और अभी किसके अंदर में आता है? तो DST के अंदर में आता है, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर में आता है। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और इसरो वाज अर्लियर नोन एज इंडियन नेशनल स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जो कि आपको 1962 में अस्तित्व में आया था। किन के द्वारा? तो विजनरी थे एक विक्रम साराभाई, उनके द्वारा ये बनाया गया था। उसके बाद ये इसरो में कन्वर्ट हुआ। अभी के चेयरमैन कौन है? S सोमनाथ। हाल ही में एक न्यूज आया था जिनको कैंसर डिटेक्ट हुआ है।
बहुत दुख की बात है। और हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो बेंगलुरु कर्नाटका में है, ठीक है। द ओलंपिक फ्लेमिंग लाइटनिंग सेरेमनी वाज हेल्ड इन विच सिटी? ओलंपिक ज्वलंत प्रकाश समारोह किस शहर में आयोजित किया गया था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ओलंपिया। इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लो आप। जो ऐसा है, जो ओलंपिया ग्रीस में इस तरीके से इसकी लाइटनिंग कर दी जाती है। कब कर दी जाती है? तो 100 दिन पहले, जब ओलंपिक का इवेंट होगा ना उसके 100 दिन पहले कर दिया जाएगा। कब तक ये चलेगा? तो शुरुआत से लेकर अंत तक, ओलंपिक गेम्स जब तक चलता रहेगा ये लाइटनिंग जलती रहेगी। Okay, when can comet Pons Brooks come closest to the sun? Pons Brooks धूमकेतु सूर्य के सबसे निकट कब हो सकता है? तो इसका उत्तर है दोस्तों 21 अप्रैल को। अब इसको थोड़ा सा समझेंगे अच्छे डिटेल में, ठीक है, क्योंकि आपको ये जानना जरूरी है, क्योंकि इससे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में सवाल आते हैं। और जब सवाल आते हैं तो आपको जानना तो जरूरी बनता है ना। देखो ऐसा है, जो कॉमेट पॉन्स ब्रुक्स जो है वो ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है, ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा है, जो ये सन के करीब पहुंचेगा 21 अप्रैल 2024, मतलब सन के करीब, यानी कि क्लोजेस्ट अभी तक के। और अभी वो प्लैनेट जुपिटर के आसपास चक्कर लगाता हुआ दिख रहा है, ठीक है। और जिस तरीके से प्लैनेट चक्कर लगाते हैं उसी तरीके से कॉमेट्स भी चक्कर लगाते हैं। अभी हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे। कॉमेट्स आपको बाइनोकुलर्स से भी दिख जाएंगे। कॉमेट्स जो होते हैं वो स्टोन, डस्ट, आइस और गैस से बने हुए होते हैं। और ये आपको सन लाइक प्लैनेट्स जैसे होते हैं ना। कॉमेट्स इज ऑल्सो कॉल्ड कॉमेट स्टार, ठीक है। कॉमेट सन के अराउंड ही चक्कर लगाते हैं जिस तरीके से प्लैनेट लगाते हैं। तो यही है कॉमेट की कहानी। अब कुछ चीजें समझो। ऐसा है, सबसे पहले समझो कॉमेट। कॉमेट क्या होता है ना, आईसी बॉडी होता है, ठीक है, जो कि सन के अराउंड चक्कर लगाता है। सन के अराउंड चक्कर लगाता है, ये तो क्लियर हो गया। दूसरा समझो एस्टेरॉइड। एस्टेरॉइड, एस्टर वर्ड से बना हुआ है ये। रॉकी बॉडी होता है ये, स्टोन की तरह होता है ये। और प्लैनेट से स्मॉलर होता है, यानी कि स्मॉलर देन अ प्लैनेट। क्लियर? ये हो गया। और एक समझो और वर्ड है मेटेरॉइड। ये क्या होता है? ये इसी का फ्रैगमेंट होता है, ठीक है। ये इसका एक तरीके से फ्रैगमेंट होता है। किसका? एस्ट्रॉयड का, ठीक है। या फिर कॉमेट का भी हो सकता है, डिपेंड करता है, या फिर प्लैनेट का भी हो सकता है, ठीक है। तो इसको आपको दिमाग में रखना है। अब आओ ये समझो, ये इंपॉर्टेंट है। एक होता है मीटियोर। ये क्या होता है? जब आपने देखा होगा शूटिंग स्टार, इस तरीके से स्टार होता है जिस पे आप लोग विशेस मांगते हो ना। और जब ये एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आता है तो वो जलता है। जब ये एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आता है तो एक तरीके से आपको, एक तरीके से शूटिंग स्टार का शेप बन जाता है ना। एक और कॉन्सेप्ट है जिसको कहते हैं, इसी का भाई है, मी टी योर राइट। यहाँ पे टी लग गया ना, मेट्योर है, मेट्योराइट। ये क्या है? जो मेट्योर का फ्रेगमेंट जो है वो जब ग्राउंड पे पहुंच जाता है ना, अर्थ पे पहुंच जाता है, तो इसको हम लोग म्यूटेराइट कहते हैं, ठीक है। तो अब आपको मेट्रॉइड्स, मेट्योर्स, मेटेराइट्स, कॉमेट्स, एस्ट्रॉइड्स सभी पता चल गए। एस्ट्रॉइड सबसे ज्यादा कहाँ देखने को मिलते हैं? तो एमजे, माइकल जैक्सन। कैसे पता चला? एमजे का मतलब हो गया, एम का मतलब मार्स और जे का मतलब जुपिटर, ठीक है। इसके बीच में मेट्रॉइड्स सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसके एस्ट्रॉइड्स, इसके बीच में एस्ट्रॉइड सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ऐसे आप याद रख सकते हो, एम ए जे, ये भी याद रख सकते हो, एम ए जे, मार्स, एस्ट्रॉइड्स एंड जुपिटर, इस तरीके से याद कर लो, ठीक है। सवाल आते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में। चलिए आगे देखते हैं। Which magazine releases the annual list of 100 most influential people in the world that has been revealed in April 2024? कौन सी पत्रिका दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की वार्षिक सूची जारी करता है, जिसका खुलासा अप्रैल 2024 में किया गया है? खुलासा, खुलासा इज नॉट द राइट वर्ड फॉर रिवील्ड, तो वो ट्रांसलेशन एरर है। द राइट आंसर इज टाइम मैगजीन। टाइम मैगजीन 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल ऑफ 2024 जारी किया गया। इसमें इंडियंस किन किन लोगों ने जगह बनाई है? आलिया भट्ट, इंडियन एक्टर, साक्षी मलिक, इंडियन रेसलर, है ना। चलिए, विद द वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट 2024 बीइंग ऑर्गेनाइज्ड, इसको आप जान लो, ये आबू धाबी में हो रहा है। वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट, विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन, इसके बारे में थोड़ा सा जान लो। ये 16th वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट है जो कि आबू धाबी में हो रहा है। और इसमें क्या क्या चीजें देखनी जानी है?
तो ऐसा है जो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट हो गया जिससे रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा मिले और क्लाइमेट चेंज को टैकल किया जा सके। और डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी जो है उसके हैं फ्रांसिस्को ले कैमेरा, और शेख समा बिन सुल्तान बिन खलीफा, ये प्रेसिडेंट एंड सीईओ हैं यूनाइटेड अरब एमिरात के इंडिपेंडेंट क्लाइमेट चेंज एक्सेलरेटर्स के। तो बेसिकली आपको यहाँ पे पूछा क्या जाएगा, तो वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट 2024 कहाँ आयोजित किया गया था, बस मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया है ताकि आपको बैकग्राउंड भी पता होना चाहिए। फिर ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच जो है उसके हिसाब से हाउ मच ट्री कवर हैज इंडिया लॉस्ट इन इंडिया। तो इसका सही उत्तर है 2.33 मिलियन हेक्टेयर हमने ट्री कवर लॉस किया है। और हम लोग डिफॉरेस्टेशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है आपको यहाँ पे। और अकॉर्डिंग टू द डेटा ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट, इंडिया लॉस्ट 2.33 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ ट्री कवर सिंस 2000। तो बेस ईयर है 2000, ठीक है, जो कि टोटल 6% का डिक्लाइन देखने को मिला है, डिक्रीज देखने को मिला है। आसाम सबसे ज्यादा भुगत रहा है इन सब चीजों के लिए, और वहां पे मैक्सिमम लॉस मॉनिटर किया गया है जिसमें आपको 3,24,000 हेक्टेयर्स का लॉस दिखाया गया ट्री कवर का, ठीक है। विच इंडियन इंस्टीट्यूशन प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन द श्री राम सूर्य तिलक प्रोग्राम इन अयोध्या। अयोध्या में श्री राम सूर्य तिलक कार्यक्रम में किस भारतीय संस्था ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इसका उत्तर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स। बड़ा ही इंपॉर्टेंट इवेंट है, अब ये हर साल होगा। इसमें क्या है ना, आप यहाँ पे देख सकते हो इमेज में, यहाँ से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स जो है वो एक तरीके का ऑटोनॉमस बॉडी है, डीएसटी यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर में आता है ये। और इन्होंने ही सूर्य तिलक जो प्रोग्राम हुआ था अयोध्या में उस पे इन्होंने काम किया था। और एक और चीज आप जान लो, जो ऑप्टो मैकेनिकल सिस्टम यहाँ पे इमेज जो दिख रहा है वो आपको सीबीआरआई यानी कि सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा डिजाइन किया गया था और मैन्युफैक्चर किया गया था ऑप्टिक्स के द्वारा, जो कि बेंगलोर में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स जो है अभी आपके करंट फॉर्म में जो दिख रहा है वो 1971 में अस्तित्व में आया। डायरेक्टर हुए अन्नापूर्णी सुब्रमण्यम, ठीक है। Who has recently been given the additional charge of Secretary Ministry of Statistics and Program Implementation, यानी कि मॉस्पी, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एमपी लैड्स के बारे में आपको बता दें, एमपी लैड्स कह रहा हूं, मॉस्पी के बारे में आपको बता दें। सॉरी, हाँ दोस्तों, एमपी लैड्स आपने एक स्कीम सुना होगा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, है ना। ये पहले मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट में आता था, लेकिन अब ये मॉस्पी के अंदर में आने लग गया है। इससे भी सवाल आपको मैंने कहीं देखा था, इसीलिए मैंने आपको सोचा यहाँ पे आपको जिक्र कर दें। मॉस्पी जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन है। और यहाँ पे जो पूछा जा रहा है, जो एडिशनल चार्ज ऑफ सेक्रेटरी किसको दिया गया है, तो सुभाष गर्ग को दिया गया है, ठीक है। और इनको जो चार्ज मिला है ये मॉस्पी पे एडिशनल चार्ज इनको मिला है। और सुभाष गर्ग जो है 1991 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं, ओडिशा कैडर से बिलोंग करते हैं। When is the World Heritage Day celebrated every year? विश्व विरासत दिवस हर साल कब मनाया जाता है दोस्तों? ये आपको मनाया जाता है 18 अप्रैल में, ठीक है। और इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स आइकोमॉस ने इसकी घोषणा की थी 1982 में। और वर्ल्ड हेरिटेज डे का जो थीम है डिस्कवर एंड एक्सपीरियंस डाइवर्सिटी, ठीक है। तो कभी कभी इस पे भी सवाल दिख जाते हैं, आपको पता तो होना ही चाहिए। Where did the 13th European Girls Mathematical Olympiad EGMO 2024 take place? 13वां यूरोपियन गर्ल्स मैथमेटिकल ओलंपियाड EGMO 2024 कहाँ सेलिब्रेट हुआ? तो दोस्तों इसका उत्तर है साल्ट्यूबो, जो कि जॉर्जिया में, ठीक है। यहाँ पे हमारी भारतीय टीम ने बड़ा ही अच्छा परफॉर्म किया। चलिए आईआईटी से एक और न्यूज ले लेते हैं यहाँ पे। विच आईआईटी लॉन्च द कंट्रीज फर्स्ट मोबाइल मेडिकल डिवाइसेस कैलिब्रेशन फैसिलिटी? तो इसका उत्तर है आईआईटी मद्रास। क्या है ये भी समझो। तो आईआईटी मद्रास ने मोबाइल मेडिकल डिवाइसेस कैलिब्रेशन फैसिलिटी को लॉन्च किया है, जो कि हेल्थ केयर में एक्यूरेसी को बढ़ावा देगा।
अब इस चीज से आपको 45 टाइप के यानी कि 45 टाइप्स के लाइफ सेविंग डिवाइसेस जो हैं, जिसमें डिफिब्रिलेटर्स, डायलिसिस मीटर्स हो गए, ये पेशेंट के ट्रीटमेंट में जो इस्तेमाल होते हैं उसको कैलिब्रेट करने की मदद मिलेगी। अब क्या होता है वो मैं बता देता हूँ। इट्स एम्स टू सपोर्ट रूरल हॉस्पिटल्स बाय प्रोवाइडिंग एक्सेसिबल कैलिब्रेशन, इंप्रूविंग हेल्थ केयर स्टैंडर्ड नेशन वाइड। देखो ऐसा है, जो ये एक तरीके का वैन है, आपको इमेज में दिख रहा होगा, एक तरीके का वैन है ना। अब ये क्या है ना, ये कैलिब्रेटर है। होता क्या है ना, जैसे मान लो हर चीज को ना एक रेफरेंस के साथ कैलिब्रेट किया जाता है। क्या कहने का मतलब, कैलिब्रेशन का मतलब ये हुआ, जैसे मान लो ये मोबाइल स्क्रीन है, ठीक है। अब मोबाइल स्क्रीन पे यहाँ पे आइकन है, अब यहाँ पे आप टच करोगे तो ये ट्रिगर होगा ना। तो इसको इस तरीके से कैलिब्रेट किया हुआ रहता है, जो आप यहाँ पे टच करोगे तो ये आइकन काम करेगा, यहाँ पे टच करोगे तो ये आइकन काम करेगा, यहाँ पे टच करोगे तो यहाँ ये आइकन काम करेगा। तो इसको कहते हैं कैलिब्रेशन। ठीक है, आप चीजों को कैलिब्रेट कर रहे हैं। ठीक है, तो हर जो मशीन है, जैसे डायलिसिस मीटर हो गए, डिफिब्रिलेटर हो गए, इसको भी आपको एक तरीके से कैलिब्रेट करना पड़ता है आफ्टर सम टाइम, यानी कि टाइम टू टाइम आपको कैलिब्रेट करना पड़ता है। तो रूरल एरियाज में इस पे दिक्कतें आती थी। इसके लिए इन्होंने फर्स्ट मोबाइल मेडिकल डिवाइस कैलिब्रेशन फैसिलिटी बनाया है। किन्होंने? तो आईआईटी मद्रास ने। तिरंगा बर्फी एंड स्लोपिंग मेटलर्जिकल हैव बीन गिवन जीआई टैग, इट बिलोंग्स टू विच स्टेट? दोस्तों इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को बहुत ज्यादा जीआई टैग मिल गया है, तो सबसे ज्यादा जीआई टैग आपको उत्तर प्रदेश में ही देखने को मिलेगा। ठीक है, और तिरंगा बर्फी कहाँ का है? तो वाराणसी का है। वाराणसी में बहुत ज्यादा जीआई टैग टैग दिए गए हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। बिसाइड्स अदर प्रोडक्ट्स, वाराणसी धौला मूर्ति मेटल casting craft has also been included in the GI category. Total 34 प्रोडक्ट हैं बनारस के और 75 प्रोडक्ट्स उत्तर प्रदेश के हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा इंडिया में सबसे ज्यादा जीआई टैग्स उत्तर प्रदेश में ही मिले हैं। और काशी जो है वो आपको जीआई सिटी, मोस्ट डाइवर्स जीआई सिटी का खिताब इसको हासिल है। हाउ मेनी मेडल्स वेयर वॉन बाय इंडिया एट द 20th एशियन रेसलिंग चैंपियन 2024? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 9। हमने 9 मेडल जीते हैं और हमने एशियन रेसलिंग चैंपियन 2024 में 9 मेडल हासिल किए हैं। और ये हुआ था कहाँ पे कंपटीशन? तो ये हुआ था आपको बिस्केक में, जो कि किर्गिस्तान का कैपिटल है। किर्गिस्तान का कैपिटल क्या है? बिस्केक। अमॉन्ग द इंडियन रेसलर्स ओनली अंतिम पंघाल, ये नाम आप याद रख लेना, हैज सिक्योर्ड अ कोटा फॉर पेरिस ओलंपिक्स 2024। तो इस पे सवाल आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे, ये जो नाम है ना, इस पे आपको ज्यादा सवाल देखने को मिलेंगे। और मेडल विनर सिल्वर में है उदित, राधिका, अंजू, हर्षिता। ब्रॉन्ज में है अभिमन्यु, विक्की, शिवानी, अंतिम, मनीषा। व्हेन डू वी सेलिब्रेट वर्ल्ड लिवर डे? वर्ल्ड लिवर डे हम लोग मनाते हैं 19th ऑफ अप्रैल। जिस तरीके से 19th लिखा है ना, इसी तरीके से आप समझो ये लिवर है। ठीक है, ऐसे कनेक्टेड है, ये फूड पाइप है। इसी तरीके से मैंने याद रखा है, आप भी याद रखो इसी तरीके से। वर्ल्ड लिवर डे जो है वो 19th अप्रैल में मनाया जाता है। और इसका जो थीम है, कीपिंग योर लिवर हेल्दी एंड डिजीज फ्री। अराउंड 20 लाख पीपल डाई ड्यू टू लिवर डिजीजेज एवरी ईयर अक्रॉस द वर्ल्ड। 20 लाख बहुत ही बड़ा नंबर होता है। ठीक है, और ये नंबर जो है कहा जाता है जो 2030 तक 35% बढ़ सकता है। तो आपको अपने खान पान पे लगाम लगानी चाहिए। Who has been appointed as the next chief of Indian Navy? ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल। इसका उत्तर है दिनेश कुमार त्रिपाठी। वाइस एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी जो हैं वो आपको नेक्स्ट चीफ ऑफ नेवल स्टाफ हैं। और इनने अप्रैल 30th 2024 में इनको चार्ज ले लेना है। और अभी जो है एडमिरल आर हरि कुमार हैं। ठीक है, अब इनकी रिटायरमेंट होने वाली है। और अभी जो त्रिपाठी हैं वो डिप्टी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ हैं। इंडियन नेवी के बारे में जान लो। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, जो 4 दिसंबर को नेवी डे मनाया जाता है। किस लिए मनाया जाता है? जब इंडिया पाकिस्तान का 1971 में 1971 में वॉर हुआ था, तो हमने कराची पोर्ट पे जाके तबाही मचाई थी, भीषण तबाही मचाई थी। और इसी कारण से हम लोग दिसंबर 4 को नेवी डे मनाते हैं। ठीक है, ये आपको पता ही होना चाहिए। और जो प्रेसिडेंट होते हैं वो सुप्रीम कमांडर होते हैं इंडियन नेवी के। इंडियन नेवी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर में आता है। और इंडियन नेवी कब आया? तो 26 ऑफ जनवरी 1950 में फर्स्ट रिपब्लिक डे के दिन एज एन एस्टेब्लिश हुआ था। और साल 2024 को इंडियन नेवी ने ईयर ऑफ नेवल सिविलियंस अनाउंस किया है।
और स्पेस टेस्टिंग हब जो है DRDO का, वो बन रहा है इंडियन नेवी के लिए। और कहाँ पे? केरला में। एक्चुअली में वो इनॉग्रेट भी हो चुका है। Who won the Best Airport Award at the Skytrax Awards 2024? Skytrax Award 2024 में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार किसने जीता? दोस्तों इसका सही उत्तर है हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट दोहा। कुछ एयरपोर्ट्स के बारे में जान लेते हैं। ऐसा है, जो सिंट्रेक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड जो है वो वर्ल्ड बेस्ट एयरपोर्ट के लिए दिया जाता है। हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है दोहा, उसको पहला अवार्ड मिला है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट न्यू दिल्ली में है। केम्पागोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु में है। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद में है। छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई में। हिंदुस्तान जिंक हैज रीच व्हाट पोजीशन इन सिल्वर प्रोडक्शन ग्लोबली? दोस्तों इसका सही उत्तर है थर्ड। हमने एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है। उससे पहले समझो, जो हिंदुस्तान जिंक है वो वेदांता ग्रुप का पार्ट है। अब ये थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्वर बन गया है। लास्ट ईयर हम लोग चौथे पोजीशन पे थे, अब थर्ड पे पहुंच गए हैं। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक इंडिया द रोड टू रेनेसांस, अ विजन एंड एन एजेंडा? जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये भीमेश्वरा छल्ला इनके द्वारा लिखा गया है। और ये फॉर्मर UN ऑफिशियल थे। ठीक है, ये आपको बस पता होना चाहिए। लक्ष्मण तीर्थ रिवर रिसेंटली सीन इन न्यूज इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर? द राइट आंसर इज कावेरी। और ये क्यों न्यूज में आया वो समझो। ऐसा है ना, क्योंकि हीट वेव आपको पता है जो बहुत ही ज़्यादा चल रहा है। पिछले बार भी आपको साउथ इंडिया का जो एरिया है वो बहुत ही ज़्यादा तबाह हुआ था हीट वेव से, मतलब सुखाड़ पड़ा था एक तरीके से, बहुत ही ज़्यादा। तो ऐसा कहा जाता है जो लक्ष्मण तीर्थ रिवर जो है वो बहुत सूखे की मार झेल रहा है और अब ऑन अ वर्ज ऑफ कंप्लीट ड्राइंग अप। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। और ये कावेरी रिवर का ट्रिब्यूटरी है, ये आपको पता होना चाहिए, जो कि ब्रह्मगिरी हिल से निकलता है। ठीक है, और कावेरी रिवर में कृष्ण राज सागर लेक, वहां पे जाके ये मर्ज हो जाता है। और इसी पे लक्ष्मण तीर्थ फॉल्स हैं, इरुपु फॉल्स हैं, इसको आपको पता ही होना चाहिए। कैसे आपको, और आपको ट्रिब्यूटरी कावेरी के और कौन कौन से हैं? तो अमर कभी आके हेमा की नकल लक्ष्मण को सिखा, ये ट्रिक है। अमर का मतलब अमरावती, कभी काबिनी, आके अर्कावती, हेमा हेमवंती, फिर नकल से नोयल और लक्ष्मण तीर्थ, और सिखा से सिमसा। ये सारे ट्रिब्यूटरी हैं कावेरी रिवर के। आप हमारे स्टैटिक जीके में रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया को हमने बड़े अच्छे से कवर किया है, ये उसी का पार्ट है। कावेरी रिवर की बात कर लेते हैं। तो ताल कावेरी से ये निकलता है। कहाँ पे है? कूर्ग डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, जो कि ब्रह्मगिरी रेंज का पार्ट है, जो कि वेस्टर्न घाट का पार्ट है। ठीक है, बेसिन की बात करते हैं तो तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, यूनियन टेरिटरी ऑफ पौंडीचेरी, ये बेसिन है। दोस्तों आपको बता दें, बेसिन हमेशा बहुत बड़ा एरिया होता है, क्योंकि जो भी ट्रिब्यूटरीज जुड़ते हैं ना मेन रिवर के, वो सारे बेसिन में कवर हो जाते हैं। ठीक है, ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो हेरांगी, हेमावती, शिमसा, अर्कावती, लक्ष्मण तीर्थ, काबिनी, सुवर्णवती, द भाविनी, नोयल, अमरावती, ये सारे हैं जो कि हमने आपको ऑलरेडी बता दिया। और कहाँ पे गिरता है ये? लास्ट में बे ऑफ बंगाल में जाके ये कावेरी रिवर गिर जाती है। ड्रैगन फ्लाई रोटरक्राफ्ट मिशन रिसेंटली सीन इन न्यूज इज एसोसिएटेड विद व्हिच स्पेस ऑर्गेनाइजेशन? सही उत्तर है नासा। जैसा कि आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हो, ड्रैगन फ्लाई के शेप का है। और ये बेसिकली सैटर्न का जो मून है ना, टाइटन, ये भी सवाल आ जाता है कभी कभी आपको। सैटर्न का जो मून है वो टाइटन, वहाँ पे ये उसी के मिशन के लिए है ये। और ये बेसिकली डुअल क्वाड कॉप्टर है, जैसा कि आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हो। और जो आपको सैटर्न के जो लार्जेस्ट मून है टाइटन, इसके ऊपर में फ्लाई करेगा। और ये 2034 तक टाइटन पे पहुंचने का इसका टारगेट है। और ये फ्लाइंग व्हीकल है, आप जैसा कि देख रहे हो ना, ये फ्लाई हो रहा है। तो फिर बेसिकली एटमॉस्फेयर होगा तभी तो फ्लाई होगा, पता नहीं क्या कर रहे हैं। जैसा कि आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हो, जिस तरीके से ये क्वाड कॉप्टर बना हुआ है और इसके जो यहाँ पे विंग्स बने हुए हैं, तो ये फ्लाई व्हीकल है। नासा इन सब चीज़ों में बहुत आगे रहता है। Who has been appointed as a DG of NSG by the Appointments Committee of the Cabinet? सही उत्तर है नलिन प्रभात, जैसा कि आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हो। और ये न्यू चीफ ऑफ नेशनल सिक्योरिटी गार्ड है, नलिन प्रभात। ठीक है, और इसके बारे में थोड़ा सा आप और समझ लो। एनएसजी जो है ना 1984 में अस्तित्व में आया। तो बेसिकली हुआ क्या था ना, जो आपको 1984, ये हमारे इतिहास में बड़ा ही इम्पोर्टेंट ईयर है। यहाँ पे हुआ था ऑपरेशन ब्लू स्टार।
ब्लू स्टार कहाँ पे? तो पंजाब के अमृतसर में, जहाँ पे गोल्डन टेम्पल को बहुत ही ज्यादा क्षति पहुंचाई गई थी। और उसी के बाद से एनएसजी अस्तित्व में आया। इंदिरा गांधी जी की भी आप समझो हत्या हो गई थी, तो एनएसजी उसके बाद से अस्तित्व में आया। ठीक है, और जो एक्ट है वो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एक्ट 1986 में बना, और एनएसजी होम मिनिस्ट्री के अंदर में काम करता है। ठीक है, एनएसजी का मोटो है स्वतंत्र सर्वोत्तम सुरक्षा। सर्वोत्तम सुरक्षा ही है, क्योंकि एनएसजी की सुरक्षा सबसे सर्वोत्तम मानी जाती है। इंटेलिजेंस ब्यूरो के बारे में भी थोड़ा सा आप जान लो। ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर में आता है। 1887 में अस्तित्व में आया। और करंटली जो आईबी के जो चीफ है उनका नाम है तपन कुमार डेका। यहाँ पे मैंने मिस कर दिया था, ये रहा। ठीक है, तो ये आपको जानकारी होनी चाहिए। और वर्ल्ड अर्थ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आपको पता ही होना चाहिए। ये 22 अप्रैल, इसको आप रट्टा मार लो किसी भी तरीके से। ठीक है, और वर्ल्ड अर्थ डे जो है वो अप्रैल 22 को मनाया जाता है। पर्पस जो है टू रेज अवेयरनेस ऑफ द रैपिडली राइजिंग लेवल ऑफ पॉल्यूशन, क्लाइमेट चेंज एंड अदर सर्कमस्टांसेस दैट कंट्रीब्यूट टू द डैमेजिंग। द थीम ऑफ वर्ल्ड हेल्थ अर्थ डे 2024 इज प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक्स। इस पे भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल बन सकता है। 2024 का ग्रैंड प्रिक्स, जापानीज ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता? तो जीता मैक्स वर्स्टपेन ने। इनके बारे में भी समझ लो, जो ये रेडबुल फार्मूला 1 रेसिंग कार चलाते हैं। दोस्तों, भारत में एक बहुत ही बड़ा सांप दिखा है, उसका फॉसिल दिखा है। वेयर वाज द फॉसिल ऑफ द कोलोसल स्नेक? कोलोसल का मतलब विशालकाय स्नेक। वासुकी, जो कि सांप को ही कहते हैं संस्कृत में, फाउंड इन इंडिया। और इसका सही उत्तर है गुजरात में ये मिला है। इसके बारे में थोड़ा सा समझ लो। ऐसा है, जो गुजरात के पनंधरो लिग्नाइट माइन में, जो कि कच्छ में है, वहां पे एक 10 से 15 मीटर का लंबा एक तरीके का सांप का फॉसिल मिला है, जिसका नाम वासुकी रखा गया है। ठीक है, और ये दिखाता है जो आपको वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्नेक, जो कि कभी गुजरात में एग्जिस्ट करता था। ठीक है, हु इनॉग्रेटेड दिजांतारास ग्लोबल हेडक्वार्टर्स इन बेंगलुरु? बेंगलुरु में दिजांतारा के वैश्विक मुख्यालय का उद्घाटन किसने किया? इसका सही उत्तर है, जैसा कि आप फोटो में देख सकते हैं, डॉक्टर एस सोमनाथ। इनको कैंसर डिटेक्ट हुआ है हाल ही में, और इन्होंने एक तरीके से स्पेस सेक्टर का स्टार्टअप है डिजांतारा, उसका उन्होंने इनॉग्रेशन किया, यानी कि उद्घाटन किया। बेसिकली इसका काम क्या है? काम ये है, जो स्पेस में जो ट्रैफिक है ना, उसको मॉनिटर करेगा, मैनेज करेगा। ठीक है, तो एक तरीके से ये स्पेस सर्विलेंस सैटेलाइट है। सवाल आ सकते हैं, आपको जानना जरूरी है इन सब चीजों को। विच इंडियन प्लेयर रिसेंटली प्लेड 25th और 250 यानी कि 250वां आईपीएल मैच? किस भारतीय खिलाड़ी ने हाल ही में 250 आईपीएल मैच खेले? इसका सही उत्तर है रोहित शर्मा। रोहित शर्मा आपको यहाँ पे 2 बार दिख गए। ठीक है, और रोहित ने 6500 रन आईपीएल में बना लिए हैं, और ये ऐसा करने वाले चौथे खिलाड़ी हैं। पहला आपको यहाँ पे विराट कोहली, शिखर धवन, फिर डेविड वार्नर। ठीक है, ये आपको दिमाग में रखना है। तो इसी के साथ आपको अप्रैल वीक 3 का करंट अफेयर समाप्त हुआ। अब अप्रैल वीक 4 का भी करंट अफेयर्स हम लोग जल्द लेके आएंगे। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। थैंक यू।